हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने सीडीपी का प्रैक्टिस पेपर लिया है जो कि जनवरी 2021 का है। ठीक है, तो पेपर को सॉल्व करिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सॉल्व करते हैं आपको तो एक आपको जो है एक आइडिया मिल जाता है कि आपको जो है तैयारी कितनी हो पाई है। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको जो 30 नंबर है सीडीपी के आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आपके बाहर से नहीं आते, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो इस बार भी होंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जितने भी पेपर सॉल्व करा रहे हैं उनको बहुत ध्यान से सॉल्व करते जाइएगा, पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो सीडीपी का सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीडीपी के 30 क्वेश्चन है जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो पेपर है ये जनवरी 2021 का पेपर है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसको जो है सॉल्व करने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितनी तैयारी आपकी हो गई है। ठीक है, क्योंकि इस साथ में आप ही सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आप एक बार अपने आप को देख पाएंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया और कितने नहीं किए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्लास को, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला है सभी के लिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जहाँ पर मानकीकृत आकलन की बात है तो वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा। दूसरा है कि ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। ये भी ऑप्शन गलत होगा कि जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणा है उनको मजबूत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत होगा। थर्ड है कि विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। नहीं, बातचीत टालनी नहीं चाहिए। ठीक है, बल्कि उस पर जो है बात करनी चाहिए उन मुद्दों पर। फोर्थ ऑप्शन है कि विविध व्यवस्थाओं से उदाहरण लेने के लिए। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि जो विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ता हैं उनको संबोधित करने हेतु जो एक अध्यापक है उनको विविध प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं उनसे जो है उदाहरण लेने चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं सब रूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। दूसरा है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा। तीसरा है कि लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देकर, ये भी गलत होगा। फोर्थ है कि समस्याओं के हल हेतु स्थायी प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। जो सही होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर जो समस्या समाधान की क्षमताएं हैं उसमें सुधार किया जा सकता है, उसमें सुसाध्य किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। नहीं बताना है कि जो अधिगम कठिनाई से जो बच्चे जूझ रहे हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया हुआ है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, तो ये तो एक अध्यापक करता ही है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, तो ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव है, ये सही होगा। दूसरा है कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग एक अध्यापक नहीं कर सकता, ये आपका निगेटिव है। ठीक है, थर्ड है कि दृश्य शब्द सामग्रियों का इस्तेमाल, ये भी एक टीचर करता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। फोर्थ है कि रचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ये आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका सही होगा। तो यहाँ पे आपका निगेटिव पूछ रहा है, तो निगेटिव का आंसर आपका निगेटिव ही होगा। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा क्योंकि ये निगेटिव है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। जो सृजनात्मकता है उसकी जो पहचान होती है उसका क्या लक्षण है ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अति सक्रियता, दूसरा है असतर्कता। तो अति सक्रियता तो वैसे भी नहीं हो सकता, असतर्कता भी नहीं हो सकता। कम परिज्ञानता वो तथा यहाँ भी कम दिया हुआ तो ये भी नहीं होगा, बल्कि होगा अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता की जो पहचान का प्रमुख लक्षण माना जाता है वो माना जाता है अपसारी चिंतन। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से अध्यापन अधिगम की सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। इनमें समय जो फोर्थ ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें बताना कि अधिगम अध्यापन का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ठीक है,
पहला है ऑप्शन देखते हैं कि बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, तो ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा कि अनुकरण या नकल और अनुकरण करना या फिर नकल या दोहराना, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। ये जो है अधिगम का प्रभावशाली माध्यम नहीं हो सकता। तीसरा विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, जहाँ पे याद करने की बात आएगी वो ऑप्शन आपका गलत होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ है कि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ये जो है अध्यापन की जो अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे प्रभावशाली माध्यम यही होता है कि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि जो एक अध्यापिका है वो जो है कुछ कार्यकलाप दी है या कुछ कार्य दी है छात्रों को, तो उसमें जो विभिन्न प्रकार की त्रुटियां होती हैं उनका विश्लेषण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों में अलग कर सकती है। बिल्कुल नहीं, अलग तो करना ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा कि अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर, केवल जहाँ पे आ जाए वो ऑप्शन आपका गलत होगा, दूसरा भी गलत है। तीसरा कि इसके आधार पर वह दंड को मात्र निर्धारित कर सकती है, दंड जहाँ पे दंड की बात है ये भी आपका निगेटिव ऑप्शन होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिनियम प्रक्रिया के लिए अपूर्ण है। ठीक है, जो त्रुटियों की समझ है वो अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया के लिए अपूर्ण, यहाँ पे अधिगम होगा, अधिगम प्रक्रिया के लिए अपूर्ण है, तो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि जो है जो त्रुटियों का विश्लेषण इसलिए करना चाहिए कि जो त्रुटियां हैं उनकी जो समझ है वो अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया के लिए अपूर्ण है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, जो अधिगम है उसकी अभिप्रेरणा को किस प्रकार से रखा जा सकता है ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, ये भी गलत होगा कि बहुत आसान क्रियाकलाप भी नहीं दे सकते बच्चों को। दूसरा यंत्रवत याद करने पर जोर देना, ये भी गलत है। तीसरा बच्चे को दंड देकर, तो ये भी गलत है। फोर्थ है कि प्रवीणता उन्मुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ये ऑप्शन आपका सही होगा कि अधिगम अभिप्रेरणा को जो जिस प्रकार कायम रखा जा सकता है वो जो है इस प्रकार रख सकते हैं कि प्रवीणता और उन्मुखी लक्ष्यों पर जोर देकर उसको हम कायम रख सकते हैं, अधिगम की जो अभिप्रेरणा होती है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 3 तो आपका वैसे भी नेगेटिव, 3 गलत रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शर्मिंदगी है, जो शर्मिंदगी है वो क्या है ये बताना है। ठीक है, पहला है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, नहीं बिल्कुल नहीं। दूसरा है कि शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं पैदा करना चाहिए। तीसरा क्या है शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है, उसका भी एक अपना संबंध होता है। फोर्थ ऑप्शन है कि शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है, जो शर्मिंदगी है उसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो उसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में कि जो ज्ञान की संरचना उसमें क्या होते हैं, बच्चे जो है कैसी भूमिका निभाते हैं ये बताना है। पहला है कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही है कि जो अधिगम की संरचनात्मक विचार है या फिर जो स्कूल में है या किसी क्लास में है वो बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान की संरचना में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दूसरा कि बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होते हैं, बिल्कुल नहीं, पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं होते हैं, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। तीसरा कि बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, ऐसा नहीं, बच्चों की अपनी एक भूमिका होती है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है कि बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जहाँ पे सक्रिय शब्द आ जाए वो आप समझ लीजिएगा वो ऑप्शन आपका सही ही होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है या उपयुक्त है। ठीक है, अधिगम के लिए निम्न में से यानी जो नीचे दिया हुआ है उसमें से कौन सी धारणा उपयुक्त है ये बताना है। ठीक है, पहला प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गलत होगा, प्रयासों से फर्क पड़ता है। दूसरा कि असफलता अनियंत्रित है, ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा कि योग्यता जो है सुधार्य है, ये ऑप्शन आपका सही होगा कि जो योग्यता होती है उसको हम सुधार सकते हैं, वो सुधार्य होता है। ठीक है, किसी भी योग्यता को, जो भी योग्यता है उसमें अगर कम योग्यता है तो उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है,
तो योग्यता जो होती है किसी भी बच्चे की या व्यक्ति की, उसको हम सुधार सकते हैं, वो सुधार है। तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पे इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। ठीक है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। पहला है बारंबार परीक्षाएं, दूसरा है अन्वेषक और संवाद, तीसरा है प्रतिस्पर्धाएं, चौथा पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो इसमें जो संकल्पनाओं की समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होता है वो होता है अन्वेषण और संवाद। इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये जो बच्चों के संकल्पनात्मक समझ होती है उनमें जो है बढ़ोतरी करते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है कब बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है ये बताना है। फर्स्ट है कि अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो तब बच्चों को सीखने में कठिनाई तब होती है जब अधिगम जो है सामाजिक संदर्भ में हो तब कठिनाई होती है। या फिर दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा दिया हुआ कि विषय वस्तु की बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, बिल्कुल नहीं, फर्स्ट और सेकंड गलत है। तीसरा है कि सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, जो सूचना दी जा रही है बच्चों को वो जो है अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ये बिल्कुल सही है कि जो भी सूचनाएं दी जा रही हैं बच्चों को अलग अलग करके टुकड़ों में दी जाए ताकि वो चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, तो इसमें जो है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना को अलग अलग जो है टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है तो उनको सीखने में कठिनाई होती है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, यानी कब बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। पहला कि जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो तब होती है, नहीं सामाजिक संदर्भ में होता तो बच्चों को सीखने में कठिनाई नहीं होती, तो ये पहला आपका जो है गलत होगा। दूसरा कि विषय वस्तु की बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, ये भी जो है इसमें भी जो है सीखने में कठिनाई नहीं होती बल्कि उसमें सीखता है, तो ये भी गलत होगा। तीसरा कि सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, जब किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी सूचना को बच्चों को दिया जाए वो भी अलग अलग टुकड़ों में थोड़े थोड़े चीज़ में दिया जाए तो वहाँ बच्चे जो है सीख नहीं पाते, चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा कि जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम की सर्वोत्तम स्थिति कौन सी है। जो अधिगम है उसकी सबसे अच्छी जो स्थिति है वो कौन सी है। ठीक है, पहला है मध्यम उत्तेजना, कोई भय नहीं, तीसरा कोई चेतना नहीं, कोई भय नहीं, और तीसरा है उच्च उत्तेजना या उच्च भय, और चौथा है निम्न उत्तेजना या उच्च भय। तो अधिगम की जो सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी मध्यम उत्तेजना और कोई भय नहीं। ये जो है फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, जब बच्चा जो है मध्यम उत्तेजना में होता है और उसके अंदर कोई भय नहीं होता तो वो जो है जो अधिगम को सीखने की जो सबसे अच्छी स्थिति, सबसे अच्छी कंडीशन वही मानी जाती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है कि बच्चा के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बच्चों के, यहाँ पे बच्चों होगा, ठीक है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पे, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, तीसरा है केवल आनुवंशिकता पर, चौथा केवल पर्यावरण पे। तो पहला ऑप्शन तो आपका इसमें गलत ही होगा कि ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण, व्यक्तिगत की जो विभिन्नताएं संबंधित होती हो वो बच्चे की जो है उसकी आनुवंशिकता और उसका जो पर्यावरण होता है, जो परिवेश होता है उस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो पहला तो गलत होगा। दूसरा कि आनुवंशिकता में पर्यावरण की पारस्परिकता पर, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। बल थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका गलत होगा क्योंकि उसमें केवल दिया हुआ है। तो जो बच्चे के विकास के जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो जो है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर जो है प्रतिरूपित की जाती है या फिर जो है स्थित होती है या फिर उस पर निर्भर होती हैं। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह
का जो व्यक्तिगत वाक है वो क्या दर्शाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं कि आत्मकेंद्रिता, ये आत्मकेंद्रिता दर्शाता है, तो बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। दूसरा मनोवैज्ञानिक विकास, तीसरा संज्ञानात्मक अपरिपक्वता और चौथा स्वनियमन। तो जो कार्य के दौरान जो सायना वो स्वयं से बात कर रही है, यानी खुद से बात कर रही है, तो वो जिस कार्य पर प्रगति कर सकती है वो जो कहलाता है वो कहलाता है स्वनियमन। वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में जो दिया गया विचार है वो जो दर्शाता है वो दर्शाता है स्वनियमन। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, जो मूल्यांकन पद्धति होती हैं उनका क्या लक्ष्य होना चाहिए ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, बिल्कुल सही है। जो मूल्यांकन की पद्धति होती है उसका जो लक्ष्य होता है कि जो विद्यार्थी हैं उनकी ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दूसरा कि पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, बिल्कुल गलत है। तीसरा है कि विद्यार्थियों को नामांकित करना, ये भी गलत है। और चौथा है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। पहला ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है, यह योजना क्या पैदा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या कहलाती है। ठीक है, पहला छात्रों में प्रत्याहार या प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियां पैदा करेंगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होंगी, तो अर्थहीन नहीं होंगी। ठीक है, और छात्रों में जो है प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियां भी नहीं पैदा करेगी, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा कि बच्चों को अधिगम के लिए निष्प्रेरित करना, नहीं उसको प्रेरित करना है ना कि निष्प्रेरित, तो ये भी गलत होगा। चौथा कि अधिगम के लिए स्कैफोल्डिंग, जी हाँ, उसको एक पाठ का जो है यानी उसको एक सहारा दे रही है। जो अध्यापिका है वो बच्चों को जो क्यों, क्या, कैसे जो प्रदान कर रही है, एक संकेत प्रदान कर रही है क्या, क्यों, कैसे के रूप में, तो वो जो है इसके फोल्डिंग का काम कर रही है, यानी कि बच्चों को एक सहारे का काम कर रही है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो पिता का यह कथन क्या दर्शाता है ये बताना है। ठीक है, पहला है कि लैंगिक भेदभाव को कम करता है, नहीं, ये बढ़ावा देता है। दूसरा है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देता, नहीं, ये लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देता है। तीसरा है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, ये जो दर्शाता है कि जो लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं, या फिर आप लड़कियों की तरह ना रो, ये जो दर्शाता वो है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि जो एक पिता बोल रहे हैं कि जो है लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं, लड़कियों की तरह ना रो, तो ये जो दर्शाता है वो दर्शाता है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में, जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें क्या क्या होना चाहिए ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि ज्ञान की रचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल सही। जहाँ पे मौकों की बात आ जाए वो ऑप्शन आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है कि विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा कि अध्यापक को अचर पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, ये भी गलत है। तीसरा कि विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ये जो तीन ऑप्शन दिए हैं ये बिल्कुल नेगेटिव है, तो ये तो सही नहीं होंगे। इसका पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा कि जो एक प्रगतिशील कक्षा है उसमें ज्ञान की रचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवसर देना चाहिए, ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। ठीक है, पहला है उत्तर प्रथागत, दूसरा है अमूर्त संक्रियात्मक, तीसरा प्रथापूर्व और चौथा प्रथागत। तो ये जो नैतिक विकास के चरण जिस चरण को दर्शाता है वो है प्रथागत। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो बच्चों का समाजीकरण होता है उसके संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, पहला है कि समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है, दूसरा है कि परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं, बिल्कुल नहीं, तो यह आपका गलत होगा। तीसरा कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, ये बिल्कुल सही है। जो परिवार है वो समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और जो विद्यालय है वो समाजीकरण का द्वितीय कारक है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। समाजीकरण से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि जो बहुबुद्धि है वो किस चीज पे जो है ज्यादा जोर देता है, ये बताना है। ठीक है, पहला है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बिल्कुल सही। जो बुद्धि है या बुद्धिमत्ता है उनकी विभिन्न प्रकार की दशाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है कि बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति की जो है अलग अलग विभिन्नताएं होती है, सबकी जो बुद्धि की विभिन्न बुद्धि होती है वो सबकी अलग अलग होती है, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। तीसरा कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे केवल आ गया तो वैसे भी आपका गलत माना जाएगा। और चौथा है कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, ये बिल्कुल गलत है। इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर जोर देता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। ठीक है, विकास का मुख्य गुण क्या होता है। पहला है कि परिकल्पित निगमनात्मक सोच, पहला ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तीसरा है अमूर्त सोच का विकास और चौथा है कि विचार या सोच में केंद्रीकरण। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसका जो प्रमुख गुण होता है वो होता है सोच में केंद्रीकरण, विचार या सोच में केंद्रीकरण। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो विकास है उसके संदर्भ में कौन कौन सी चीजें जो है सही है ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, बिल्कुल नहीं, विकास दूसरे जीवन पर्यंत चलता रहता है। दूसरा कि विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही है कि जो विकास वो बहुआयामी होता है। और तीसरा है कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती नहीं, बिल्कुल नहीं। और चौथा है कि विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, ऐसा नहीं है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन ही सही होगा कि विकास के संदर्भ में विकास जो है एक बहुआयामी होती है, यही इसका आपका सही कथन है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है, किस महत्व पर जोर देता है ये बताना है। ठीक है, पहला है अभिप्रेरणा, दूसरा है संतुलनीकरण, तीसरा सांस्कृतिक उपकरण और चौथा गुणारोपण। तो जो लेव वाइगोत्स्की है उनका जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है वो सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर ज्यादा जोर देता है। ठीक है, तो थर्ड इसका आपका सही होगा। यहाँ पे जहाँ पे लेव वाइगोत्स्की की बात आ जाए तो वहाँ पे हमेशा आपका सांस्कृतिक उपकरण या सामाजिक सांस्कृतिक चीजें ही आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभिप्रेरणा नहीं होगा, संतुलनीकरण नहीं होगा, बल्कि सांस्कृतिक उपकरण की बात की जा रही है, इस पे इसके महत्व पे ज्यादा जोर देता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं। पहला है विकास का समीपस्थ क्षेत्र, पहला ऑप्शन है। दूसरा है स्कीमा या मनोबंध, तीसरा है मनोवैज्ञानिक उपकरण और चौथा उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास वो जिस सिद्धांत पे जो है काम करता है वो है स्कीमा। ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए। ठीक है, ये जो है सही से नहीं लिखा है, उल्टा हो गया है।
एक समावेशी कक्षा में किस पर ज़्यादा जोर होना चाहिए, ठीक है, यानी किसको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। पहला है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव का, तो बिल्कुल नहीं, छात्रों को अलगाव तो करना ही नहीं है। दूसरा कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने की, बिल्कुल ये ऑप्शन सही होगा कि जो है समावेशी कक्षा है उसका मतलब ये होता है कि जो हर बच्चे यानी प्रत्येक बच्चे के सामर्थ्य की जो अधिकतम योग्यता है उसके अवसर प्रदान करने चाहिए। इसका सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। जो है दिव्यांगजनों को जो है जिस शब्दावली का यूज किया जाता है वो कौन सा है ये बताना है। पहला है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ऐसा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, इस तरीके से हम जो है उनको जो है बुला सकते हैं, उनका जो है संबोधित कर सकते हैं। दूसरा है कि छात्र जिसका अशक्त शरीर है, तो ये नहीं होगा। मंदित और विकलांग छात्र तो वैसे भी नहीं होगा। तो जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है उसके अनुसार जिस शब्दावली का हम प्रयोग करेंगे दिव्यांगजन के लिए वो ये होगा कि छात्र कि ऐसा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ठीक है। पहला ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही होगा, ना कि उन्हें हम ये कहेंगे कि वो अशक्त हैं या विकलांग हैं, ठीक है। ऐसा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता, इस तरीके से हम उन्हें संबोधित करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास किस क्रम में होता है। जन्म से किशोरावस्था तक जो बच्चों का विकास होता है वो किस क्रम में होता है ये बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है मूर्त, अमूर्त या सामवेदिक, तो मूर्त अमूर्त रूप में नहीं होता है। दूसरा है कि अमूर्त, मूर्त या सामवेदिक, ये भी गलत है। तीसरा है कि सामवेदिक, फिर मूर्त या फिर अमूर्त, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा कि जो जन्म से लेकर जो बच्चा जो है जिस क्रम में उसका विकास होता है सबसे पहले वो संवेदिक रूप से होता है, फिर मूर्त रूप से होता है, फिर अमूर्त रूप से होता है, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। जो प्रगतिशील कक्षा है उसमें जो विभिन्नताएं होती हैं उसको किस प्रकार देखा जाना चाहिए। पहला है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, पहला ऑप्शन है, तो ये गलत होगा। दूसरा है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, ये बिल्कुल सही है कि जो अध्यापन है वो अधिगम प्रक्रिया की जो परियोजना है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। और तीसरा है कि अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, तो बाधा नहीं ला सकते। चौथा अध्यापक के पक्ष पर असफलता, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। इसका सेकंड ऑप्शन ही सही होगा कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जिस प्रकार देखा जाना चाहिए वो है कि अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए वो जो है महत्वपूर्ण है, जिस विभिन्नता को हम देखते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।